हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का 24वां भाग है। तो दोस्त, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगी। दोस्तों, हम बताना चाह रहे हैं कि नवोदय और असिस्टेंट प्रोफेसर का फार्म आ चुका है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो फार्म को जल्द से जल्द भर दें। तो दोस्तों, ये हमारा इसका नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल जो है हम इसी नाम से बनाए हैं, यूपीएससी इन्फो 24 के नाम से। तो अगर आप चाहते हैं कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना तो उस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो 111 से स्टार्ट है, शिक्षा और समायोजन के अधिकार हैं। शिक्षा और समायोजन के अधिकार कैसे अधिकार है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है तटस्थ, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। प्रायः नकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक हैं। नकारात्मक हैं और 4 है सकारात्मक है। तो दोस्तों, शिक्षा और सेवा योजना क्या है? सकारात्मक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए व्याख्या इनकी। शिक्षा और सेवा योजना का अधिकार सकारात्मक अधिकार है। यद्यपि भारतीय संविधान में सकारात्मक, नकारात्मक तथा दोनों मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 19, 25, 28 सकारात्मक तथा अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 नकारात्मक अधिकार के तहत आते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या होता है? लागू अगर किया जाए तो किनको नागरिक माना जाएगा, ये आपको देखना है। तो केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारतीय मूल के सभी लोग भारत के नागरिक माना जाएंगे। सभी अनिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे, ऐसा होगा। तो व्याख्या देखते हैं। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा के अनुसार केवल कुछ भारतवासी को ही नागरिक माना जाएगा। अरस्तु के अनुसार वही नागरिक होता है जो विधि निर्माण में हिस्सा लेता है। आगे देखिए। वोट देने का अधिकार एक है। वोट देने का अधिकार आपका कैसा अधिकार है ये बताना है। सामाजिक अधिकार है, राजनैतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। तो दोस्तों, इसमें से कुछ ऑप्शन तो आप उसी तरह निकाल सकते हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकार तो होगा नहीं। राजनीतिक अधिकार और विधिक अधिकार में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप आंसर जो लगाएंगे वो लगाएंगे विधिक अधिकार। विधिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वर्णित वोट देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। 326 याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। पर मरगा और नुसरा फ्रंट क्रमशः है। पर्स मरगा और नुसरा फ्रंट क्रमशः है। कुर्द और यजीदी लड़ाके, अल कायदा के अरब लड़ाके, इस्लामिक स्टेट संगठन के समर्थक, सीरियाई सुन्नी, कुर्द और असद विरोधी लड़ाके। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। जो पर्स मरगा और नुसरत फ्रंट क्रमशः क्या हैं? कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। एक गुट का एक नाम है, सैनिक गुट का कह सकते हैं, ठीक है। पर्स मरगा और नुसरत फ्रंट कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। आगे देखिए। 115 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस प्रकार की शक्तियाँ हैं? प्रमुखतः कार्यकारी शक्तियाँ हैं, प्रमुखतः विधायी है, कार्यकारी और विधायी भागों में समांतर विभक्त है, 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अमेरिका राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुखतः कार्यकारी है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है, जहां राष्ट्र प्रमुख में रूप से राष्ट्रपति ही कार्य करता है। जहां राष्ट्र
प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति ही कार्य करता है और उसी के पास प्रमुखतः कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है। ठीक है, आगे देखिए। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? दार्शनिक अराजकतावादी के, सामूहिकवादी के, नैतिक अंतर्निहितवाद के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों, दार्शनिक अराजकतावादी के निकट गांधी जी का विचार था। व्याख्या देख लीजिए। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार थोड़ों से प्रभावित दार्शनिक अराजकतावादी के निकट था है। गांधी जी के अनुसार आदर्श समाज की व्यवस्था वही होगी जहां बल प्रयोग करने वाला राजा नहीं होगा। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार थोड़ों से प्रभावित दार्शनिक अराजकतावाद के निकट है। गांधी जी के अनुसार आदर्श समाज की व्यवस्था वही होगी जहां बल प्रयोग करने वाला राज्य नहीं होगा। आगे देखिए 117 शक्ति और प्राधिकार में निर्भेद तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? ऑप्शन है संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता, उपयुक्तता। तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा वैधता। शक्ति और प्राधिकार में जो विभेद तत्व है वो वैधता है। व्याख्या देख लिए फ्रेंड्स। शक्ति और प्राधिकार क्रमशः एक गैर वैधानिक तथा वैधानिक अवधारणा है। क्रमशः क्या है? एक गैर वैधानिक तथा वैधानिक अवधारणा है। अर्थात जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तो वह प्राधिकार बन जाता है। शक्ति और प्राधिकार क्रमशः एक गैर वैधानिक, तो मतलब जो शक्ति है वो गैर वैधानिक है और जो प्राधिकार है वो वैधानिक अवधारणा है। अर्थात कहने का मतलब है जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तो वो प्राधिकार बन जाता है। आगे देखिए फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? प्राकृतिक अवधारणा का, वैधानिक अवधारणा का, संवैधानिक अवधारणा का, बाइबिल में उल्लिखित अधिकार का। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि उसने जो है प्राकृतिक अवधारणा का समर्थन किया है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति दोनों ने। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को क्या करता है? बढ़ावा देता है। व्याख्या में देख लीजिए। फ्रांसीसी और तथा अमेरिकी क्रांति ने प्राकृतिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व आदि का समर्थन किया। आगे देखिए 119 क्वेश्चन। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? गतिविधियों के संदर्भ में सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? ऑप्शन है आसियान, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, नाटो। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नाटो। नाटो एक सैनिक संगठन है जो अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया था जब उस समय शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध की देन ही नाटो है दोस्तों। तो एक सैनिक संगठन के तौर पे किया गया था। व्याख्या में हम देखते हैं। व्याख्या दक्षिण या सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है जो सामाजिक आर्थिक मजबूती के लिए बनाया गया है, जबकि नाटो अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया एक सैनिक संगठन है। नाटो से संबंधित दोस्तों आप और पढ़ लीजिएगा। 120 देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? हेराल्ड लास्की ने, लासवेल ने, चार्ल्स बेल ने, डेविड स्टर्न ने। तो किसने की थी फ्रेंड्स? तो इसको किया था डेविड स्टर्न ने। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठतम जो व्याख्या की है डेविड स्टर्न ने की है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। उत्तर व्यवहारवाद के प्रवर्तक डेविड स्टर्न ने 1969 में व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए
इसकी व्याख्या की, जिसमें तथ्यों व मूल्यों को कार्य व सार्थकता से जोड़ा गया। आगे, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय या और उसके पश्चात के समय। प्रथम खाड़ी युद्ध में, बोल्शेविक क्रांति में, अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके बाद। ठीक है, व्याख्या देखिए। आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापक रूप से किया गया। तो आत्मनिर्णय का जो अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब किया गया था फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात के समय किया गया था। तो यही होगा। आगे देखिए, 122 नंबर क्वेश्चन है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है, कैसा है? दैविक इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनैतिक और धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा विकास का परिणाम है, ऐसा अरस्तु का मानना है। ठीक है, व्याख्या देखिए। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु ने राज्य को व्यक्तियों के लिए आवश्यक माना है। अरस्तु ने राज्य को जीवन की पहली आवश्यकता माना है, क्योंकि राज्य मनुष्य की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। अरस्तु ने कहा है दोस्तों कि जो राज्य है वो कहीं ना कहीं परिवार से मिलकर ही बनता है, परिवार से कुल, कुल से समाज, समाज से ही कहीं ना कहीं एक राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए इसने क्या किया है, अस्तित्व राज्य का विकास से हुआ, ऐसा उनका मानना है कि विकास धीरे धीरे हुआ तो राज्य की जो हुआ उत्पत्ति हुई है या राज्य का निर्माण हुआ है। दोस्तों आगे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन 1 है उद्यमिता, दूसरा है क्षुधा या उत्पादन, शौर्य, विवेक। तो दोस्तों उन्होंने उद्यमिता को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, प्लेटो ने उद्यमिता को ज़्यादा क्या है, महत्व नहीं दिया है। व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो एक महान दार्शनिक और विद्वान थे। ये सुकरात के शिष्य व अरस्तु के गुरु थे। इन्होंने न्याय सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना था। जो निम्न है 3 तत्व कौन कौन है? उत्पादन या क्षुधा, शौर्य और विवेक, इसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। 124 क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? ऑप्शन 1 है जेरेमी बेंथम का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। व्याख्या देख लीजिए। स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है। मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारक था। तो फ्रेंड्स हम आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सैद्धांतिक रूप से सर्वज्ञाता है। ऑप्शन 2 है वह संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वह सदैव पुराने निर्णयों के आधार पर ही कार्य करता है। वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह सदैव कैबिनेट की सलाह पे ही काम करता है, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य कोई गलती नहीं करता है। व्याख्या देख लीजिए। ब्रिटिश का संवैधानिक कुलीनवाद से प्रेरित है। ब्रिटेन का संविधान कुलीनवाद से प्रेरित है। ब्रिटेन में राजतंत्र के रहते हुए भी प्रजातंत्र संस्थाओं और प्रतिनिधि शासन का विकास हुआ। ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। तो फ्रेंड्स
ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें। आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। सभी को नमस्कार। शुभ रात्रि।